नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं और बात करेंगे प्री मेच्योर बेबी की। दोस्तों, आमतौर पर एक बच्चा जो जन्म लेने के लिए 9 महीने का समय लेता है, लेकिन समय से पहले पैदा हुआ बच्चे को प्री मेच्योर बेबी कहा जाता है। इसे हेल्थ से जुड़े हुए कई तरह के इश्यूज देखे जाते हैं, तब इन्हें जरूरत होती है निकू में ले जाने की। वहां पर इनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, पेरेंट्स के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं और एज ए डॉक्टर क्या वो चैलेंजेस फेस करते हैं, एनकाउंटर करते हैं उनकी हेल्थ को लेकर। इस पर आज हम अधिक जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर दीपक शर्मा जी से, जो कि न्यू बॉर्न बेबी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर दीपक, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अक्सर 9 महीने का समय लगता है जब बच्चा पैदा होता है। जी, कितने समय पहले जो बच्चा पैदा हो जाता है आपको उसे प्री मेच्योर बेबी कहा जाता है? जी। नॉर्मली बेबी जो पैदा होता है, अगर हम डेज़ में बात करें तो 280 डेज़, अगर हम वीक्स में बात करें तो 40 वीक्स, ओके। और अगर मंथ्स में बात करें तो 9 मंथ 7 डेज़। नॉर्मल जो नेचर ने जेस्टेशन बनाई है। जी। कोई भी बेबी जो 37 वीक से पहले पैदा हो, हम इसको मोस्टली वीक्स में लेते हैं, ओके। मतलब टाइम से 3 वीक्स पहले। अगर उससे ज़्यादा पहले पैदा हो तो वो प्री मैच्योर बेबी में कंसीडर होता है। जी। उसमें भी बहुत ज़्यादा आगे कैटेगराइजेशन हो जाती है कि वो लेट प्री टर्म है, मॉडरेट प्री टर्म है या एक्सट्रीम प्री टर्म है। जैसे कोई बेबी 28 वीक से पहले पैदा हो रहा है, मतलब 12 वीक्स टाइम से पहले, तो वो एक्सट्रीम प्री टर्म की कैटेगरी में इंक्लूड होता कई है। तरह की जो टर्म्स हैं वो उसमें आ जाती हैं जब बच्चा समय से पहले जो जी, जी, जी। जन्म ले लेता है। अब बिल्कुल। कारण बहुत सारे रहते हैं कि बच्चा प्री मेच्योर क्यों पैदा हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब, एक बच्चा जब प्री मेच्योर होता है तो उसकी हेल्थ को लेकर क्या-क्या इश्यूज होते हैं जो उसे निकू में ले जाने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल। देखिए, पहली चीज़ ये चीज़ समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि प्री मैच्योर बेबी ही निक्कू में जाएगा। जो बेबी टाइम से पैदा होते हैं उनमें भी कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके लिए उनको एनआईसीयू में लेके जाना पड़ता है। तो ये मैसेज भी ज़रूरी है कि कई बार पेरेंट्स को लगता है कि ऐसे ही निक्कू में लेके चले गए हैं, बच्चा टाइम से हुआ है। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा टाइम से हुआ उसमें भी 1 to 2% चांसेस रहते हैं कि वो निक्कू में जा सकता है। जो जितना प्री टर्म बेबी होगा उसके निक्कू में जाने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। जैसे 34 टू 37 वीक्स का एक एज ग्रुप जो हमारे पास है, उसमें अराउंड 40 टू 50% बेबीज निक्कू में जाते हैं। लेकिन जो भी बेबी 34 वीक से पहले होगा, उसको कोई प्रॉब्लम हो या नहीं हो, तब भी उसको निक्कू में जाना ही जाना है। क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको आने वाले 24 टू 48 आवर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रॉब्लम नहीं भी है, फिर भी ऑब्जर्वेशन के लिए उसको निक्कू में जाना पड़ता है। अदरवाइज जो प्री टर्म बेबीज होते हैं उनको अगर जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती भी हैं, जिनके लिए उनको निक्कू में जाना पड़ता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ऑर्गन डेवलपमेंट के रिलेटेड हैं, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, स्पेशली लंग्स हो गए, इंटेस्टाइन्स हो गई, स्किन हो गई, या उनकी बॉडी में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, शुगर वगैरह, कैल्शियम मेंटेन करने के जो प्रोसेसेस हैं वो मैच्योर नहीं है, जिनको ट्रीट करने के लिए या जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमको निक्कू में लेके जाना पड़ता है। कहने का आपका मतलब है कि उनको हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या हो समस्या सकती है हो जो सकती निक्कू में आईसीयू, बच्चों का जो आईसीयू है उसमें उसे ट्रीट किया जाता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, कहा जाता है अब छोटा बच्चा है चाहे जो भी हो, लेकिन उससे जो माँ का दूध होता है वो सर्वोत्तम आहार होता है। बिल्कुल। ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चाइल्ड। कैसे मेंटेन किया जाता है इस चीज को लेकर कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ का दूध ही बच्चे को मिले? बिल्कुल। जो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रेस्ट मिल्क जो है उसको हम लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। जी। ठीक है? एक किस्म का अमृत है वो बेबी के लिए। नेचर ने वो दिया है, तो नेचर ने जो हमारी नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ है। तो बेबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट मिल्क, और स्पेशली जो प्री टर्म बेबी है उसके लिए तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या होता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो प्री डाइजेस्टेड मिल्क होता है। अब जो प्री टर्म बेबी है उसके जो इंटेस्टाइन है वो डेवलप नहीं हुई होती है। जो दूसरा मिल्क, जो पाउडर मिल्क या गाय का दूध या भैंस का दूध जो लोग यूज करते हैं, वो प्री टर्म बेबीज की इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। एक जो मेडिकल कंडीशन जिसको हम बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, बहुत सीवियर कंडीशन है। एक बार जब वो सेट इन हो जाती है तो बेबी को रिकवर करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो उन कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए, उन कंडीशन से बचाने के लिए जो मदर मिल्क है वो बहुत जरूरी है। इवन जो बेबीज टाइम से हुए हैं, ब्रेस्ट मिल्क का कोई भी मुकाबला नहीं है। इसका फायदा सिर्फ बेबी को नहीं, बेबी, मदर और सोसाइटी सबके लिए इसका बेनिफिशियल है। ये बेबी में कई कंडीशन, इन्फेक्शन से लेके इवन कैंसर्स, अगर जो बेबी मदर के मिल्क में होता है उसको कई किस्म की इन्फेक्शन नहीं होती। जैसे कान की इन्फेक्शन ले लो, चेस्ट की इन्फेक्शन ले लो, इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन ले लो, यूरिन की इन्फेक्शन ले लो, बहुत इन्फेक्शन प्रिवेंट होती हैं।
ऑलमोस्ट 20% रिडक्शन होता है उसकी चांस डेथ होने का विद इन 5 years ऑफ लाइफ। तो ये इनिशियल जो पीरियड है उसमें इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी होते हैं बेबी को, जैसे आपने ब्रेस्ट फीडिंग की इतनी अच्छी हमें परिभाषा समझाई कि जस्ट लाइक अ वैक्सीन, कि बहुत सारी बीमारियों से ये हमें प्रिवेंट कर सकती है, बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। जी जी सर, अब निकू में बच्चा है और पेरेंट्स बाहर हैं, तो चैलेंजेस के एज बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ डॉक्टर, और बच्चे के लिए क्या क्या वहाँ पे चुनौतियाँ क्या रहती हैं? जी बिल्कुल। देखिए बेबी के लिए तो प्री मैच्योरिटी एक चुनौती ही है। जी। ठीक है, प्री टर्म बेबी जो होते हैं उसको क्योंकि ऑर्गन्स मैच्योर नहीं है, लंग्स की प्रॉब्लम है उसको, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसको काफ़ी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको सेव करने के लिए। फीड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन देना पड़ता है, सांस नहीं ले पा रहे, अपना सांस बार बार रोकते हैं, हमें मशीन्स पे जैसे सी पैप जिसे कंटिन्यूस प्रेशर देते हैं या वेंटिलेटर पे उनको रखना पड़ता है। तो एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हमें ये सब चीज़ें देखनी है कि उसको जो ये हम सब कर रहे हैं उसका अभी आने वाली पीरियड जो प्रेजेंट टाइम है उसमें उसको कोई इम्पैक्ट ना हो, वो अच्छे से सर्वाइव करे, और आने वाले टाइम जब वो बड़ा हो तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग जैसे बाकी जो टाइम से बच्चे पैदा हुए जैसे वो रहेंगे फ्यूचर में वैसा वो रहे। फ्यूचर में रहे। जो पेरेंट्स होते हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं उनके बेबी के साथ क्या हो रहा है, कभी एक लाइन इधर पड़ी हुई है, स्टमक में एक ट्यूब डाली हुई है, एक सांस वाले रास्ते में कभी ट्यूब डाली होती है, ग्लूकोज की 3-4 लाइनें लगी हैं जिनसे आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो उनको बहुत घबराहट होती है। जी। और जो टाइम से पहले बेबीज होते हैं जैसे कोई बेबी 1 kg का हो गया, 800 ग्राम का हो गया, तो उनको 2 to 3 months एनआईसीयू में लगातार रहना पड़ता है। तो वो चैलेंजिंग होता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स दे अंडरस्टैंड कि बच्चा टाइम से काफी पहले हुआ है और वो भी सपोर्ट करते हैं, कोशिश की जाती है उसके जो जो भी ऑर्गन है वो डैमेज ना हो, किसी तरह से वो सरवाइव कर सके। सर्वाइव करे बिल्कुल। सर, सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ जहाँ रहता है वेट गेन जो जी करवाना होता है बच्चे का। जी। सर, अब डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, कितने वेट का बच्चा हो जाता है तो डिस्चार्ज कर दिया जाता डिस्चार्ज क्राइटेरिया में एक वेट क्राइटेरिया होता है, एक जेस्टेशन क्राइटेरिया होता है, एक उसकी हेल्थ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, वेट अगर उसके हेल्थ क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, मतलब बेबी स्टेबल है, लास्ट 7 डेज से ऑक्सीजन पे नहीं है, स्पून से फीड अच्छे से ले रहा है और मदर वेल ट्रेंड है, तो बेबी अगर 1.4 kg से ऊपर है एंड करेक्ट उसकी जो जस्टेशन हो गई है वो 33-34 वीक्स पहुंच गई है, तो हम उसको डिस्चार्ज कर पाते हैं पाते हैं। बिल्कुल। सर, कुछ डू एंड डोंट्स होते होंगे जब डिस्चार्ज किया जाता है, पेरेंट्स को कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आफ्टर डिस्चार्ज क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले मदर को एटलीस्ट लास्ट डिस्चार्ज होने से 3-4 डेज पहले ही हम प्लान कर लेते हैं कि इस बच्चे को ये काफ़ी देर निक्कू में रहा है, इसको अब 3-4 दिन में डिस्चार्ज करना है। उन 4 to 5 डेज में मदर को अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि क्या क्या घर में जाके करना है, जैसे फीड कैसे करना है, डायरेक्ट फीडिंग प्लस उसको स्पून से भी, क्योंकि कई बार वो अफेक्टिवली सक नहीं कर पाते, माँ से दूध नहीं पी पाते, तो उसको स्पून फीड कैसे दिया जाता है, किस किस टाइम पे स्पून फीड देना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि बेबी को भूख लग रही है, फिर जो मेडिसिन कुछ उनको सप्लीमेंट देने पड़ते हैं वो कब देने हैं, वो सब मदर को एटलीस्ट 3 to 4 डेज के लिए कंटिन्यूसली ट्रेन पूरी किया तरह से जाता है। ट्रेनिंग दी जाती है कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, बिल्कुल और एक पीडियाट्रिशियन के पास कब उन्हें लेके जाना है, क्या क्या जो साइंस होते हैं वो दिखाए बिल्कुल, जाते हैं। वो उनको सिखाया जाता है कि उनको पता चलेगा कि बच्चा ठीक नहीं है और इमीडिएटली कब वापस उसको एनआईसीयू में लेके आना लेके है। जाना है। सर, आपने कहा कि ऑक्सीजन दी जाती है बहुत सारे ऑर्गन्स को बचाने के लिए, और बिल्कुल यही ऑक्सीजन उनकी कहा जाता है आंखों के लिए बुरा प्रभाव पड़ता बिल्कुल है, रेटिनोपैथी उन्हें होती हाँ है। जी जी। तो सर, इसका चेकअप एक मदर कैसे ध्यान रखे अपने बच्चों की आंखों का? अ, इसमें क्या क्या होता है लक्षण देखे कि ऐसे? सबसे पहले तो जब बच्चा प्री टर्म बेबी कोई भी हमारे पास आ रहा है तो सबसे पहले ये पीडियाट्रिशियंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ऑक्सीजन उसको उतनी ही दी जाए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। जी। ये सिर्फ आंखों पे नहीं, इसका जो ये 3 मेन जो एरियाज जो डैमेज करती है ऑक्सीजन, लंग्स, ब्रेन और आईज। आईज में रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी जैसे आपने बोला, ब्रेन में पेरिवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया करती है और लंग्स में ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। ये 3 बहुत खतरनाक चीजें हैं जो आगे जाके उसका न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम की वो बच्चा कितना आगे जाके इंटेलिजेंट होगा, कैसे वो फ्यूचर में रहेगा, ये डिटरमाइन करती हैं। ओके। तो ऑक्सीजन एक ड्रग है बट साथ साथ में ये एक पॉइजन भी है, जी। तो दो इमीडिएटली धारी तलवार है। बिल्कुल जितना जल्दी हो सके उसका ऑक्सीजन हम उसका कम करते हैं ताकि वो सिर्फ प्रेशर पे रहे, ऑक्सीजन पे ना रहे। अब मदर के लिए हम मोस्ट ऑफ
टाइम्स क्या करते हैं, बेबीज को डिस्चार्ज करने से पहले ही हम इनका 1-2 बार आई टेस्ट, वो डिपेंडिंग ऑन कितने दिन का हो गया, जैसे फर्स्ट आई चेकअप हम 21 to 28 डेज के बीच में ही करवा लेते हैं। अगर उससे ज्यादा देर बचा रहा है तो सेकंड चेकअप भी हो जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको बताया जाता है कि कब कब चेकअप करवाना है। ऐसा कुछ मदर को दिखाई नहीं देगा कि इसकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, फॉलो अप में रहना है। फॉलो अप में रहना जी पड़ता है इसके लिए। जैसा आपने कहा कि कुछ ब्रेन डेवलपमेंट जहाँ पे कोई कोई भी बात जो ऑर्गन से रिलेटेड हो, सर क्या जो बाकी बच्चों के मुकाबले उनका जो माइलस्टोन होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं? अगर वो अच्छे से ट्रीट हुए हैं टर्शियरी केयर एनआईसीयू में, जहाँ पूरी फैसिलिटीज हैं, जहाँ प्रॉपरली उनका ध्यान रखा जाए, तो जो बेबीज 28 वीक से बाद में पैदा होते हैं, उनका जो न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम, जो स्टडीज हमें, जो एविडेंस हमें बताता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है एज कम्पेयर टू जो टर्म बेबीज। हाँ, जो 28 वीक से पहले पैदा होते हैं उनमें काफी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि उनका न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम कैसा रहेगा। बट सिर्फ एक चीज जेस्टेशन नहीं है, और भी कोई चीज, कई चीजें, जैसे वो एंटीनेटल पीरियड में गायनेकोलॉजिस्ट के पास कैसे, कितने फ्रिक्वेंटली गए हैं, वो मैटर करता है। टाइम टू टाइम उनको उनका रूटीन चेकअप हुआ है या नहीं। जैसे कोई बच्चा 30 वीक्स पे भी डिलीवर हुआ हो, बट अगर उसको माँ के पेट के अंदर ब्लड ही नहीं जा रहा था, तो 34 वीक्स पे भी डिलीवर हुआ है, अगर ब्लड उसको अच्छे से नहीं जा रहा, तो वो आगे जाके उसको प्रॉब्लम होगी। हो सकती है। तो इसलिए एंटीनेटल पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है कि वो अपने टाइम टू टाइम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट में है, और डिलीवरी के बाद वो कैसे मैनेज हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीजें मैं बताऊंगा जो बेबी का न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम डिसाइड करती हैं, वो है एक मिल्क। जैसे आपने बात की थी रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी, जिन बच्चों को हम मदर मिल्क देते हैं एज कम्पेयर टू फार्मूला, उनमें 87 एविडेंस बताता है कि 87% चांसेस कम हो जाते हैं कि उनको रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी के लिए ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो मदर मिल्क इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। और जो न्यूरो ऑलमोस्ट जो कुछ और डाटा है कि अगर हम पर केजी 10 ml एक्स्ट्रा मिल्क, मदर मिल्क मिल रहा है एज कम्पेयर टू फार्मूला, तो उनका जो IQ है वो ऑलमोस्ट 3.66 पॉइंट्स इंप्रूव होता है। ओके तो कहीं ना कहीं जो ब्रेस्ट फीडिंग की शायद इसीलिए इतनी जागरूकता फैलाई बहुत भी जाती है इम्पोर्टेंट है और लोगों में होनी भी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब आपने हमें और बताया सेकंड एक और चीज मैं जी बोलना चाहूंगा, जो एक मदर मिल्क और दूसरा जो कंगारू हम बोलते हैं, हाँ, कंगारू मदर केयर, डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर उसको बोलते हैं, कि बेबी की डेवलपमेंट को हमें सपोर्ट करना है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो आती है कंगारू मदर केयर। जब बेबी को मदर की चेस्ट पे रखा जाता है, स्किन टू स्किन टच आता है, तो उसकी जो सेंसेस होती हैं, जैसे आई की सेंस, जो हमारी स्पेशल सेंसेस होती हैं, टेस्ट, आई, हियरिंग, वो सब इम्प्रूव होती हैं। ओके, तो ब्रेस्ट फीडिंग एंड KMC जो प्री टर्म बेबीज के लिए इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं जी है। कहीं कोई न कहीं लोगों को सर ये जागरूकता होनी चाहिए कि अगर बच्चा प्री मैच्योर बेबी है तो उसकी जो देखभाल उस हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई जाए जहाँ पे निकू की फैसिलिटी है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। जी उसको बोलते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता था जब हम स्टूडेंट्स थे, तो हमें पढ़ाया जाता था कि हाउ टू इम्प्रूव आउटकम्स ऑफ प्री टर्म बेबीज। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें बताया जाता था वो था इंट्राम्यूरल शिफ्ट, कि बेबी को माँ के पेट के अंदर ही उस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, यहाँ पे प्रॉपर NICU की फैसिलिटी है। फैसिलिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेबी को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। बेबी को प्री टर्म बेबी उसी हॉस्पिटल में, या हाई रिस्क बेबी उसी हॉस्पिटल में डिलीवर होना चाहिए जहाँ पे NICU की फैसिलिटी फैसिलिटी हो ताकि बिल्कुल उसे वो जो भी मेडिकल सपोर्ट है वो मिल सके। इमीडिएटली मिल डॉक्टर जाए। साहब जो आपने हमें कीमती समय दिया और बहुत सारी अच्छी हमें नॉलेज दी कि कैसे प्री मैच्योर बेबी की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर फैसिलिटी वहाँ पर जी हो। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे एक्स्ट्रा केयर और निकू की जो फैसिलिटी होती है अगर वहाँ पर बच्चे की डिलीवरी हो तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर होती है। हमेशा जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।